हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। शुरुआत से ही बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने कुछ दो स्पेशल प्रॉब्लम्स पे बहुत फोकस किया और वो प्रॉब्लम्स बहुत पजलिंग भी थी। हालांकि शुरुआत में लोगों को उनको कनेक्ट करने का कोई मेथड नहीं पता था। जरा देखते हैं कौन सी दो प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड यानी कि अर्थ के पास में से अगर छोड़ा जाए तो वो अर्थ पे ही क्यों गिरता है, ऐसा क्या फोर्सेस हैं या क्या ताकतें हैं जो उसको अर्थ की तरफ खींचती हैं। और दूसरा एक क्यूरियस सब्जेक्ट और था कि ये प्लैनेट्स किस हिसाब से मोशन करते हैं। न्यूटन के पहले बहुत सारे फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने या साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से इन मोशंस को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत कम ऐसे थिंकर्स थे जो इन दोनों तरह के मोशंस को आपस में रिलेट करते थे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है और न्यूटन इस अपने लॉ के डेरिवेशंस तक किस आधार पर पहुंचे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम लोगों को दो मासेस के बीच में म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला न्यूटन ने बताया। आज हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करने की या समझने की कोशिश करेंगे। The law states as the between any two particles of masses m1 and m2 at separation r from each other, there is a force between m1 and m2। अगर ऑब्जेक्ट का नाम a और b है तो एक फोर्स b ने a पर लगाया है और वैसा ही फोर्स a ने b पर लगाया है। The force has equal magnitude and opposite direction. Value is gm1m2 by r square. और ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेरिवेशन तक या इस कहानी तक न्यूटन कैसे पहुंचा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि जिस समय न्यूटन ये सब पढ़ाई कर रहे थे या ये समझने की कोशिश कर रहे थे, अराउंड 23-24 इयर्स का उनकी एज थी। और उस समय जहाँ पे वो पढ़ रहे थे वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई प्लेग की वजह से। और जिस तरह से हम लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठे हैं, न्यूटन ने भी अपने घर में बैठ के कुछ थ्योरीज डेवलप की। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या वो थ्योरीज थी। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक सिचुएशन लिया है कि अर्थ के चारों तरफ मून का, हमको पता है एक पर्टिकुलर मोशन होता है जिसमें मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने वाले ऑब्जेक्ट के पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमे स्पीड v से, तो न्यूटन को पता था कि उस पे जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होना चाहिए वो हमेशा v स्क्वायर बाय r, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मून भी किसी स्पीड v से अपने अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस r रेडियस के पाथ पे घूम रहा है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी v स्क्वायर बाय r होगा। इसमें r इज रेडियस ऑफ मून्स ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में मून घूम रहा है उसका रेडियस r है। अगर इस फॉर्मूले को लेके आगे चले तो v का वैल्यू यानी कि मून के सर्कल में घूमने की स्पीड का आइडिया न्यूटन ने कैसे लिया। उसको पता था कि अर्थ से लेकर मून तक के ऑर्बिट का अगर रेडियस r है तो एक फुल राउंड में अर्थ विल ट्रैवल मून विल ट्रैवल 2πr डिस्टेंस और मून का टाइम पीरियड भी उस समय तक सबको पता था। यानी कि ये जो टाइम पीरियड है 27.3 डेज का होता है, यानी 27.3 डेज में मून अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और वो डिस्टेंस हो गया 2πr/t किया तो मून का स्पीड आ गया। इस स्पीड के वैल्यू को v स्क्वायर बाय r के फॉर्मूले में v की जगह 2πr/t अगर पुट करें तो ये जो वैल्यू आया ये एक्सेलरेशन ऑफ मून है। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मून अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, इसका मतलब है अर्थ की वजह से मून पर एक
सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो ऐसा इमेजिन करते ही उसको ये पता चल गया कि अगर रेडियस का वैल्यू बिटवीन अर्थ एंड मून 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ मून 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आप समझिए, अगर मून एक सर्कुलर ऑर्बिट में है तो मून पर अर्थ की वजह से एक फोर्स लग रहा है जिससे मून का एक्सेलरेशन 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स अर्थ है, यानी अर्थ की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स मून पे लग रहा है जिसका एक्सेलरेशन ऑन मून इज 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी लॉजिक को न्यूटन ने आगे अप्लाई किया। जैसे ये कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनी है कि एक एप्पल गिरते हुए न्यूटन ने देखा और उसको ये आइडिया लगा, भाई एप्पल नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है एप्पल पे अर्थ की वजह से एक अट्रैक्शन फोर्स है। उस समय ये भी न्यूटन को पता चल गया था कि ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू ऑलरेडी नोन है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप्रॉक्सिमेट। उससे पहले से ही लोगों को ये तो आइडिया था। तो दो चीजें कंपैरिजन करने के लिए उसने रखी, क्या कि अर्थ की वजह से मून पर भी एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से मून का एक्सेलरेशन 0.0027 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट अर्थ की वजह से एप्पल पर भी अट्रैक्शन फोर्स है जिससे कि एप्पल का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे ये अर्थ है और ये है मून, तो मून का जो एक्सेलरेशन 0.0027 है उसके लिए अर्थ से डिस्टेंस अलग है, तो मैं इसको बोल देता हूं रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून। जबकि एप्पल सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ एप्पल जरूर बोल रहे हैं, बट दिस इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एप्पल या पोजीशन ऑफ एप्पल, इसको रेडियस ऑफ अर्थ ही बोल सकते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ के डिस्टेंस पे एप्पल रखा है और ऑर्बिट के डिस्टेंस पे मून है, तो दोनों चीजें अलग अलग वैल्यूज हैं। पहले उसने दोनों वैल्यूज को, यानी कि मून का एक्सेलरेशन और एप्पल के एक्सेलरेशन का रेशियो देखा, तो आया 3600 वैल्यू, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। मून का एक्सेलरेशन और एप्पल के एक्सेलरेशन का रेशियो 3600 आ गया। फिर जब यही वैल्यूज डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन की गई, कैसे? जिस रेडियस पे मून है, यानी अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस जितने रेडियस के ऑर्बिट में है वो डिस्टेंस देखा, और एप्पल अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? एप्पल अर्थ के सेंटर से तो अर्थ के रेडियस के बराबर ही इक्वल के डिस्टेंस पर ही है, तो हमने रेडियस ऑफ एप्पल नहीं है, ये रेडियस ऑफ पोजीशन ऑफ एप्पल है। आपको समझ में आ गया होगा। अर्थ के सेंटर से एप्पल का डिस्टेंस, उसको मैंने रेडियस ऑफ एप्पल का ऑर्बिट लिख दिया, और अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस वो हो गया आर मून, और ये हो गया आर एप्पल। आर एप्पल का मतलब है अर्थ के सेंटर से एप्पल का डिस्टेंस, आर मून का मतलब अर्थ के सेंटर से मून का डिस्टेंस। ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो लिया तो ये रेशियो आया 60। पहला रेशियो आया था 3600, पहला रेशियो आया था 3600 एप्पल अपॉन मून, और जो नया रेशियो आया वो 60 आया। 60 3600, ये कोई बहुत ही इलॉजिकल या अनयूजुअल बात नहीं है कि हम लोग गेस कर पाए कि 60 को स्क्वायर करोगे तो 3600 आएगा, बट ये उल्टा रेशियो है। तो थोड़ा सा भी सोचें तो अगर मैं 60 का स्क्वायर कर दूं, यानी इस टर्म का स्क्वायर कर दूं, तो एप्पल और मून के एक्सेलरेशन का रेशियो बन सकता है। यहां पे मून अपॉन एप्पल है, तो ये देखते ही न्यूटन को आइडिया लग गया कि जो एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस के साथ बदलता है, यानी मून का डिस्टेंस ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है। लेकिन कैसे बदलता है? स्क्वायर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन इज, देखो मून के मास पर एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, और एप्पल के मास पर भी एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली मून के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और एप्पल के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो
a इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये फंक्शन न्यूटन को समझ में आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगा उसका एक्सेलरेशन 1/r² के हिसाब से डिक्रीज करने लगेगा। ये एक लॉजिक आपको आई होप समझ में आया होगा। दूसरा लॉजिक कि अगर F = ma लगाया जाए तो मून पे लगने वाला नेट फोर्स, मून का मास इंटू मून का एक्सेलरेशन, और एप्पल पे लगने वाला नेट फोर्स एप्पल का मास इंटू एप्पल का एक्सेलरेशन होना चाहिए। इसका मतलब फोर्स में मास ऑफ मून या मास ऑफ एप्पल भी आना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं फोर्स ऑन एप्पल पूछूं तो मास ऑफ एप्पल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए, और फोर्स ऑन मून पूछूं तो मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होना चाहिए प्रोपोर्शनैलिटी में। अभी इसके आगे के टर्म उसको अभी और खोजने थे, लेकिन ये आपको आइडिया लग गया होगा m इंटू a करा, a की जगह 1/r² रखेंगे तो m/r² का प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा। फिर न्यूटन ने क्योंकि लॉज ऑफ मोशन ऑलरेडी दिमाग में या बना रखे थे तो उसने अपना ही लॉ ऑफ मोशन लगाया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगता है। इसका क्या लॉजिक हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अर्थ ने मून पर एक फोर्स ऐसा लगाया जो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून के ये डिस्टेंस के r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा आता हो, तो ये मास ऑफ मून इसलिए लिखा क्योंकि ये फोर्स तो मून पे लग रहा है, लेकिन अगर यही फोर्स अर्थ पे भी लग रहा है तो इस फोर्स में यही फोर्स आएगा, लेकिन क्योंकि अर्थ पे लग रहा है तो अर्थ का मास अपॉन रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। देखो अभी हमने क्या देखा कि जिस पर फोर्स चाहिए उसका मास जरूर होना चाहिए, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर तो दोनों पे बराबर लगते हैं। तो अगर मून पे फोर्स चाहिए तो फोर्स के आंसर में मून का मास आना चाहिए, लेकिन अर्थ पे फोर्स लगेगा तो फोर्स के आंसर में अर्थ का मास भी आना चाहिए। इसका मतलब है किसी एक फॉर्मूले में दोनों के ही मास आने चाहिए, क्योंकि दोनों फोर्स तो एक ही है, बराबर है। तो ऐसा दिमाग में तुरंत चमक गया कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दोनों मास, अर्थ का मास भी और जिस पर फोर्स ले रहे हैं, यानी मून पे ले रहे हैं तो मून का मास, और अगर एप्पल पे ले रहे हैं एप्पल का मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो F = m1m2/r² की जगह अब साथ में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट g भी लगा दिया। g का वैल्यू कैलकुलेट बैक कैलकुलेशन से ऐसे करना पड़ा कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जैसे 5 किलो के ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है कैलकुलेट कर लिया और उससे g का वैल्यू बना लिया। तो g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए रख दिया क्योंकि पहली बार न्यूटन ने ये बात सबके सामने रखी कि आप ऐसा मत समझिए कि अंडर ग्रेविटी गिरने वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अलग तरीके से और हेवनली बॉडीज यानी कि दो प्लैनेट्स, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, दो स्टार्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस का कॉन्सेप्ट अलग है। ये सभी ऑब्जेक्ट के लिए पूरे यूनिवर्स में सेम है। कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास की वजह से अगर फोर्स लगेगा तो फिर यही फॉर्मूला चलेगा। वो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सबके लिए सेम है। इसलिए एप्पल अगर अर्थ पे गिरता है और मून अगर चल रहा है तो अर्थ की वजह से लगने वाला फोर्स दोनों के लिए एक जैसा ही है। बट आंसर अलग अलग क्यों है, या वैल्यूज अलग अलग क्यों है, या एक्सेलरेशंस अलग अलग क्यों है? क्योंकि इंटरैक्टिव मासेस अलग हैं और दूसरे उनके बीच में डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो ये बात हमने आज ग्रेविटेशन फोर्स में सीखी कि किस तरीके से न्यूटन ने अपने फॉर्मूले को डिराइव किया है। ओके जी।